तो दोनों देशों के बीच में जो 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन है उसके दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले के दृश्य हैं और दोनों देशों के बीच में किस तरह से जो संबंध हैं उनको बदलती परिस्थितियों में किस तरह से आगे ले जाया जा सकता है, क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं और जिन क्षेत्रों में पहले से साझेदारी चल रही है उसको और कैसे मजबूत किया जा सकता है, नए क्षेत्रों को किस तरह से एक्सप्लोर किया जा सकता है, इसको लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत यहाँ पर हुई है। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। इस पर सभी की निगाहें, जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं इसके आउटकम पर भी चर्चा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ उनके जापानी काउंटरपार्ट जापान के प्रधानमंत्री वो इस प्रतिनिधिमंडल की स्तर की जो वार्ता हुई है, समिट है, इसमें शामिल हुए हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण। तो लगातार इस बात की बात हो रही है कि ये जो भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन है, इनमें किन मुद्दों को लेकर के बात हुई है। इसका दायरा समुद्री सुरक्षा से लेकर आपदा राहत और अंतरिक्ष सहयोग तक बढ़ा है। इसके साथ ही साथ ये जिस तरह से जो नई महत्वाकांक्षाएं निर्धारित की जानी है उसको लेकर के भी बहुत सारी निगाहें इस बात पर है कि आखिर क्या कुछ नया निकल कर आता है। सेमीकंडक्टर उत्पादन से लेकर के एआई का जो क्षेत्र है उसमें क्या कुछ समझौते होते हैं, ये देखने की बात है। साथ ही साथ जापान की उन्नत तकनीक से मजबूत सप्लाई चेन तैयार की जा सकती है, भारत की क्षमताओं को इसमें जोड़ते हुए। इन चीज़ों पर लगातार सभी की निगाहें हैं कि क्या कुछ निकल कर आता है इस समिट में। और इसके साथ ही साथ जो निवेश की बात हो रही है, जो व्यापार की बात हो रही है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट के साथ साथ बिजनेस टू बिजनेस जो B2B कॉन्टैक्ट्स हैं उसको बढ़ाने की जो बात हो रही है, ये लगातार देखने को में मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत नंबर ऑफ़ एरियाज़, जिस तरह से हमारे संवाददाता अजय मिश्रा अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि बहुत सारे MOUs ऐसे हैं जिन पर हस्ताक्षर होने हैं। और इसके साथ साथ इस मीटिंग में, इस समिट में ये तय होगा कि आगे की राह किस तरह से हम उसको लेकर के जाना है, ये बातें भी इस समिट में तय होंगी। बिल्कुल निखिल, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जो जापान के एक अखबार को लिखित साक्षात्कार दिया है उसमें एक तरह की पूरी रूपरेखा है कि दोनों देश किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने उसमें कहा है कि 2008 में हस्ताक्षरित भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र के संशोधित संस्करण से इंडो पैसिफिक को सुरक्षित और स्थिर बनाने की महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा। और हमारे साथ एक नए मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं जितेंद्र त्रिपाठी। त्रिपाठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। त्रिपाठी साहब, आपसे कुछ देर बाद हमें ये पता चल जाएगा कि वो कौन कौन से नए समझौते हैं जो दोनों देशों के बीच में हुए हैं वहाँ पर। क्या कुछ आपको लगता है कौन कौन से ऐसे समझौते हो सकते हैं, किन क्षेत्रों में नए विकल्प दोनों देश तलाश सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि पहली चीज तो मुझे लगता है कि ये समझौते इससे समझौता होगा कि E10 सीरीज का शिंकानसेन बुलेट ट्रेन जो है वो भारत और जापान एक साथ ही उसको लॉन्च करेंगे। तो मेरे ख्याल से उस पर समझौता होगा। प्लस इसके साथ समझौता मेरे ख्याल से डिफेंस प्रोडक्शन में ज्यादा होगा। लेगेसी टाइप के तो कंडक्टर हम जापान के साथ बना ही रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से और सेमी कंडक्टर से उससे ज्यादा समझौता होगा, क्योंकि सेमी कंडक्टर विश्व का 30% जापान बनाता है और सेमी कंडक्टर्स के लिए जो मटेरियल होते हैं जरूरी, वो विश्व का 48% जापान मुहैया करता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ के दोनों देशों के बीच हो सकता है। फिर भूकंप विरोधी स्ट्रक्चर बनाने के लिए जापान मशहूर, भूकंप विरोधी इमारतें, मेरे ख्याल से इसके पीछे में समझौता हो सकता है। और जापान ही देखिए एकमात्र ऐसा देश है
जिसने कि भारत के साथ 2+2 फॉर्मेट में डिफेंस का 2+2 फॉर्मेट में मैकेनिज्म में जिसने वार्ता की है। तो ये भी हो सकता है कि हम इस मामले में, डिफेंस के मामले में और आगे बढ़े। कुछ और चीजें, जापान की रेल गन वगैरह है, या जापान का हमने यूनिट्रॉन मास्क तो हम बना ही रहे हैं। प्लस देखिए, जापान का जो JICF, जापान इंडिया कोऑपरेशन फोरम, वो भारत के नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के 8 राज्यों के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है, और वहाँ के विकास के लिए मेरे ख्याल से और भी ज्यादा इसमें फंडिंग की